सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों, आज हम आपके पाठ 2 तीन बुद्धिमान के अभ्यास के समस्त प्रश्नों का उत्तर खोजेंगे। मेरी समझ से पहला प्रश्न है, लोक कथा के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने आपने तारा यानी स्टार बनाना है। इसी का पहला प्रश्न है, लोक कथा में पिता ने अपने बेटों से धन संचय करने को कहा, उनकी इस बात का क्या अर्थ हो सकता है? खेतीबाड़ी करना, धन इकट्ठा करना, पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना, ऊंट का व्यापार करना, गांव छोड़कर किसी नगर में जाकर बसना। तो इसका दूसरा उत्तर आएगा आपका, दूसरा विकल्प आएगा पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना। तीनों भाइयों ने अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करके ऊंट के बारे में बहुत कुछ बता दिया। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इस दूसरे प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं। बुद्धि का प्रयोग करके ऊंट के बारे में सब कुछ बताया जा सकता है। समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि और धन ही सबसे बड़ी ताकत है। ऊंट के बारे में जानने के लिए दूसरों पर भरोसा करना चाहिए। तो तीसरा विकल्प आ जाएगा, किसी व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि और धन ही सबसे बड़ी ताकत है। तीसरा प्रश्न है, राजा ने भाइयों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास क्यों किया? भाइयों ने अपनी बात को तर्क से समझाया। राजा को ऊंट के स्वामी की बातों पर संदेह था। राजा ने स्वयं ऊंट और पेटी की जांच कर ली थी। भाइयों ने राजा को अपनी बात में उलझा लिया था। तो राजा ने भाइयों की बुद्धिमत्ता पर इसलिए विश्वास किया, पहला विकल्प आ जाएगा आपका कि भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया। तो जब हम तर्क के साथ समझाते हैं तो एक तरह से हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं। चौथा प्रश्न है, लोक कथा के पात्रों और घटनाओं के आधार पर राजा के निर्णय के पीछे कौन सा मूल्य छिपा है? दोषी को कड़ा से कड़ा दंड देना हर समस्या का सबसे बड़ा समाधान है? नहीं। अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए? ठीक है। राजा की प्रत्येक बात और निर्णय को सदा सही माना जाना चाहिए? गलत है। ऊंट की चोरी के निर्णय के लिए सेवक की बुद्धि का उपयोग करना चाहिए? गलत है। तो हमारा दूसरा उत्तर आ जाएगा, अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। उसके बाद आपका आता है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, उन्हें ध्यान से आपको पढ़ना है, उन पर विचार करना है और उनका जो अर्थ समझ में आया है उसको आपने अपनी कक्षा के साथियों के साथ मिलकर उस पर चर्चा करनी है। जैसे पहला है, रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास तेज दृष्टि होगी, सोने चांदी के स्थान पर तुम्हारे पास तेज बुद्धि होगी। तो ऐसा धन जब तुम्हारे पास आ जाएगा, पैनी दृष्टि और तेज बुद्धि का, तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि हम अपनी बुद्धि के द्वारा बहुत कुछ जीवन में कमा सकते हैं और हम किसी से कम नहीं रह सकते। तो पहला क पाठ का जो आपका क भाग का उत्तर है, उसकी जो अर्थ में समझ में आया यही है। दूसरा है, हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो, कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से ना बच पाए। कि अपनी दृष्टि को बहुत तेज रखो, इतना तेज रखो कि जो आप एक बार अपनी नज़र से देख लो वो आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए। तो हर वस्तु और स्थिति को पूरी तरह से समझो और उसको जानने की कोशिश करो। तीसरा है ग, हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया। लगभग वैसा ही उत्तर है कि वो कहते हैं राजा को कि हमने अपने आसपास के वातावरण को बहुत तेज़ नज़रों से देखा, बुद्धि से सोचा और उसकी कोशिश में हमने चीज़ों को समझने और जानने की कोशिश में बहुत समय लगाया है, तभी हम ये गुण जो है अपने में विकसित कर पाए हैं। इसके बाद आपका आ गया मिलकर करें मिलान। तो यहाँ पे आपको 2 कॉलम दिए गए हैं, आपने दोनों का आपस में मिलान करना है। कुछ समय पश्चात पिता चल बसे, तो इसका हमारा आ जाएगा दूसरी तरफ से दूसरा नंबर, थोड़े समय के बाद पिता का देहांत हो गया। हम कहीं भी क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे। दूसरा जो है उसका हमारा क्या अर्थ बनेगा, दूसरे कॉलम में से 5वां बन जाएगा, हम चाहे जहाँ भी हो हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। फिर तीसरा है स्तंभ 1 से, घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा। तो स्तंभ 2 में इसका उत्तर बन जाएगा पहला, घोड़े पर सवार व्यक्तियों ने तीनों भाइयों को अविश्वास से देखा। उसके बाद स्तंभ 1 में है चौथा, बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। तो कॉलम 2 में आपका
चौथा ही आएगा, बचपन से ही हमें आदत हो गई कि हम हर छोटी छोटी वस्तु पर ध्यान अवश्य देते हैं। स्तंभ 1 कॉलम 1 में लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था, तो इसमें स्तंभ 2 में तीसरा आ जाएगा, लोग इतने अचंभित थे कि उनका आश्चर्य व्यक्त करना कठिन था। उसके बाद हमारा आ गया सोच विचार के लिए। लोक कथा को आप एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए और पता लगाइए और लिखिए। तीनों भाइयों ने बिना ऊंट को देखे उसके विषय में कैसे बता दिया? हमें पता है, पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग करके। ख है, आपके अनुसार इस लोक कथा में सबसे अधिक महत्व किस बात को दिया गया? तो ये सारे जो प्रश्न हैं सोच विचार के लिए, ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में इसके उत्तरों की व्याख्या करूंगी, इसके उत्तरों को आप तक पहुंचाऊंगी। उसके बाद आ गया अनुमान और कल्पना। आपने मिलकर अपनी कक्षा में अपने साथियों के साथ चर्चा करनी है। पहला है क, यदि राजा ने बिना जांच के भाइयों को दोषी ठहरा दिया होता तो इस लोक कथा का क्या परिणाम होता? तो हम कह सकते हैं निर्दोष व्यक्तियों को सजा मिलती। दूसरा बिंदु हमारा हो सकता है राजा न्याय नहीं कर पाता। तीसरा हो सकता है सांसारिक धन दौलत को ही महत्वपूर्ण माना जाता। चौथा परिणाम क्या निकलता? उनको जेल में डाल दिया जाता, दंड दे दिया जाता, या फिर उनकी इस घटना को सुनकर देखकर लोगों को भविष्य में इस बात पर विश्वास ही नहीं रहता कि गुणों की जो है गुणों को परखा जाता है, गुणों का महत्व अधिक होता है। ख का उत्तर है, यदि ख प्रश्न है, यदि भाइयों ने अनार के बारे में सही अनुमान ना लगाया होता तो लोक कथा का अंत किस प्रकार होता? तो हम वही कह सकते हैं, पहले वाले बिंदु, राजा उन्हें दोषी मान लेता, उन्हें दंड देता, है ना। तो उसके बाद तीसरा प्रश्न है ग, लोक कथा में यदि तीनों भाई ऊंट को खोजने जाते तो उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता था? तो हमने अनुमान लगाना है, कल्पना करनी है। तो हम ये पाठ के आधार पर अगर कहेंगे तो हम कहेंगे नहीं, उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि उनके पास पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि थी। लेकिन अगर हम पाठ को छोड़ते हैं और अनुमान लगाते हैं तो हमें लगता तीनों भाइयों को बहुत मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि चारों दिशाओं में वो उसको खोजते, उनको समय लगता, उनको कुछ समझ नहीं पड़ती, दूर दूर तक उन्हें जाना पड़ता, तो बहुत सारी कठिनाई, और वे थक जाते, भूख भी लगती, भूखे प्यासे रहते, तो बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता अगर हम इस तरह से इसको सोचेंगे। उसके बाद है ग, यदि राजा के स्थान पर आप होते तो भाइयों की परीक्षा लेने के लिए किस प्रकार के सवाल या गतिविधियां करते? अपनी कल्पना से आपने इसको सोचना है। उसके बाद है शब्द से जुड़े शब्द। हमें शब्द बुद्धि दिया गया है और उसके लिए हमें एक बॉक्स में मस्तिष्क दे दिया गया, दूसरे में हम इन दोनों से रिलेटेड संबंधित कुछ हम इसमें भरेंगे। तो हम एक में ज्ञान भर सकते हैं, दूसरे में विवेक, तीसरे में हम सूझबूझ लिख सकते हैं, चौथे में समझ लिख सकते हैं, पांचवें में हम तार्किकता लिख सकते हैं, छठे में हम बुद्धिमत्ता लिख सकते हैं। तो ये सारे बुद्धि से संबंधित शब्द इसमें हम भर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है लोक कथा को सुनाना, ये आपके सिर्फ पठन के लिए है। उसके बाद आपका आ जाता है कारक। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। भाइयों जवाब दिया, देखो ये वाक्य जो है बहुत अधूरा लग रहा है, तो इसका उत्तर आना चाहिए था भाइयों ने जवाब दिया। ठीक है, तो अब हमें नीचे ये जो बॉक्स बना हुआ है संतरी का रंग का, उसमें हमें उसने बहुत सारे कारक शब्द दिए हुए हैं, तो हमने नीचे जितने रिक्त स्थान हैं उनमें जो भरना है। तो मैं बोल रही हूँ आपके लिए। पहला है, हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं, भाइयों ने परेशान होते हुए कहा। दूसरा है, मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था, उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊंट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। तीसरा, राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। चौथा था, ये सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। राजा ने सेवकों को पेटी खोलने के लिए कहा। तो सूचना पत्र आ जाएगा। उसके बाद कल्पना कीजिए कि आप इस लोक कथा के घुड़सवार हैं जिसका ऊँट खो गया है। आप अपने ऊँट को खोजने के लिए एक सूचना कागज पर लिखकर पूरे शहर में जगह जगह चिपकाना चाहते हैं। अपनी कल्पना और लोक कथा में दी गई जानकारी के आधार पर आपको यहाँ पर एक सूचना पत्र को तैयार करना होगा।
उसके बाद आ जाता है पाठ से आगे आपकी बात। यहाँ पर भी आपको अपनी बुद्धि का, अपनी कल्पना का, अपने अनुमानों का प्रयोग करना है इन प्रश्नों में भी। जैसे देखो प्रश्न 5 है, जब ऊँट के स्वामी ने भाइयों पर शंका की तो भाइयों ने बिना गुस्से शांति से उत्तर दिया। क्या आपको लगता है कभी किसी को संदेह होने पर हमें भी शांत रहकर उत्तर देना चाहिए? हाँ, हमें भी शांत रहकर उत्तर देना चाहिए, क्योंकि शांतिपूर्वक प्रत्येक समस्या को सुलझाया जा सकता है। हमें शांत इसलिए भी रहना चाहिए कि हमें पता है हमने कोई गलती नहीं की, हमने कोई गलत कार्य नहीं किया, तो हमें शांत रहकर उत्तर देना चाहिए। तो क्या आपने कभी इस स्थिति का सामना किया है? तो अगर किया है तो ऐसे में आपने क्या किया? तो ऐसे वाले जितने सारे प्रश्न हैं ये आपने अपनी कल्पना से अपने कक्षा अध्यापक के साथ चर्चा करते हुए इसको आपने लिखना है। उसके बाद आगे आपका ध्यान से देखना, सुनना, अनुभव करना, ये आपकी कक्षा में होने वाली गतिविधियां हैं। अंत में है आज की पहेली, कौन है ये प्राणी? इसकी लंबी पूंछ होती है जो पेड़ों की शाखाओं के चारों ओर लिपटी रहती है। इसका मुख्य आहार, खाना जो है, भोजन जो है, कीड़े और छोटे जीव होते हैं जिन्हें ये चुपके से पकड़ता है। ये प्राणी अपने परिवेश में घुल मिल जाता है और अपनी रंग को बदलता है। इसके पास तेज आंखें होती हैं जो चारों दिशाओं में देख सकती हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा गिरगिट। उसके बाद रंगीन डिब्बे, लाल डिब्बा नीले डिब्बे के पास है, हरा डिब्बा पीले डिब्बे के पास नहीं है, पीला डिब्बा लाल डिब्बे के पास नहीं है और हरा डिब्बा लाल डिब्बे के पास है। तो आपका प्रश्न है कि लाल, हरा, नीला और पीला बताइए, पीले डिब्बे के बराबर कौन सा डिब्बा नहीं है? हमारा उत्तर आ जाएगा नीला डिब्बा नहीं है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जितने भी प्रश्न थे मन में, जितनी भी आपकी उलझनें थी पाठ की, अभ्यास के प्रश्नों को लेकर, आपको समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।